नमस्कार, आप देख रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले के जरिए विशेष अभियान चला रही है। इसका आज 16वां संस्करण है। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में नवनियुक्त कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इनकी संख्या 71,000 थी। आज ये रोजगार मेला 22 राज्यों में 45 केंद्रों पर लगा हुआ है। सरकार का ये अभियान इस बात का प्रमाण देता है कि सरकार पूरे देश में सरकारी विभागों में खाली हुए पदों पर मिशन मोड में भर्ती कर रही है। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 2014 में 16 मई को ही भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने केंद्र में प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल की थी। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेले के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की गत 9 वर्षों की यात्रा तेज, सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास की शानदार मिसाल है। बीते 9 वर्षों में देश में अभूतपूर्व गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। गरीब कल्याण के लिए संकल्पबद्ध प्रयास हुए हैं। साथ ही जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का एक विशाल लक्ष्य रखा। रोजगार मेला सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में की गई एक अभूतपूर्व पहल है। इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया। पहले की धीमी और ऑफलाइन नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर तकनीक आधारित और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे अनियमितता की संभावना खत्म हो गई है और मेरिट का सम्मान सुनिश्चित नहीं है। एक डेडलाइन का दूसरा नाम ही रोजगार मेला है, जिसके तहत एक निश्चित दिन पर सभी नियुक्तियों से संबंधित प्रोसेस पूरा करना होता है। रोजगार मेला से ये कर्तव्यबद्धता सिस्टम में आई है और वो एक नई ऊर्जा से काम करने लगा है। ये मेला युवाओं के सशक्तिकरण का माध्यम भी है। अलग अलग राज्य सरकारें और विभाग भी रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं। आज भारत सरकार के विभिन्न विभागों में एक साथ 71,000 से भी अधिक नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। सिस्टम से जुड़कर किस तरह से काम करना है, कार्यस्थल नैतिकता क्या होती है और मानव संस्थान नीतियां क्या हैं, नई भूमिका के उचित निर्वहन के लिए कर्मयोगियों को इन विषयों की समझ होना जरूरी है। इसलिए इन सभी विषयों के बारे में एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाना तय है। रोजगार मेला के तहत चयनित अभ्यर्थियों को मिल रहे अपॉइंटमेंट लेटर्स इन हकदारों और उनके परिजनों के लिए एक प्रकार से आनंद और बेहतर कल का आमंत्रण है। और प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले का वो दिन याद किया जब आज ही के दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। उन्होंने 9 साल के कार्यकाल में हासिल उपलब्धियों पर भी बात की। इन 9 वर्षों में देश ने कैब एग्रीगेटर्स यानी ऐप के जरिए टैक्सी को भारतीय शहरों की नई लाइफलाइन बनते देखा है। इन 9 वर्षों में ऑनलाइन डिलीवरी का एक ऐसा नया सिस्टम तैयार हुआ है जिसने लाखों युवाओं को रोजगार दिए हैं। इन 9 वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उछाल आया है। फर्टिलाइजर के छिड़काव से लेकर दवाइयों की सप्लाई तक में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इन 9 वर्षों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 60 शहरों से आगे बढ़कर
600 से भी ज्यादा शहरों में पहुंच गया है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपए देश के युवाओं को दिए हैं। अपनी सरकार में नेचर ऑफ जॉब के बदलाव पर भी प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कहीं। उन्होंने बताया कि किस तरह बदलती हुई परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभरकर सामने आए हैं। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेता था, यानी करीब करीब 1.5 साल। आज ये प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए भारत अभियान चल रहा है। उसका भी आधार देश में मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से रोजगार का निर्माण करना है। पीएलआई स्कीम के तहत केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए की मदद दे रही है। ये राशि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी। इन 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी है। 2014 में देश में जहां कुछ 100 स्टार्टअप थे, वहीं इनकी संख्या आज 1 लाख स्टार्टअप तक पहुंच रही है। और अनुमान यह है कि इन स्टार्टअप्स ने कम से कम 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर फैसला आज हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष सोनिया गांधी इस मसले पर आज कोई अंतिम फैसला ले सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले कुछ घंटों में कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री का नाम सबके सामने होगा। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन उससे पहले उनका एक बयान बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने बेंगलुरु में कहा कि वो पार्टी हाईकमान से मिलेंगे और ये भी कहा कि कांग्रेस विधायकों की संख्या 135 है, वो किसी को विभाजित नहीं करना चाहते। अगर पार्टी चाहती है तो वो उन्हें जिम्मेदारी देंगे। शिव कुमार ने यह भी कहा कि वो बैकस्टैब नहीं करेंगे, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेंगे। I will not backstab also. I will not blackmail also. Other independent associates. I don't want to divide anyone here. Whether they like me, whether they doesn't like me, I am a party president. I am a responsible man. I have to look everyone in a same eyes. Though I have 2 eyes, I should look everyone in a equally. वहीं झारखंड हाईकोर्ट की बात करते हैं, जहां पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से गृह मंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मामले में आज सुनवाई होने वाली है। इस मामले में रांची सिविल कोर्ट की ओर से जारी नोटिस पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। मामले की सुनवाई जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में होगी। ये मामला साल 2019 का है।
भाजपा नेता नवीन झा ने आरोप लगाया था कि 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसको लेकर उन्होंने निचली अदालत में याचिका दाखिल की। बाद में ये मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा। सिक्किम आज अपना 48वां स्थापना दिवस मना रहा है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। भारत में सबसे सुंदर और बायोडाइवर्सिटी वाले राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम का नाम शीर्ष पर आता है। सिक्किम प्राकृतिक रूप से संपन्न राज्य होने के साथ साथ दुनिया का पहला 100% जैविक खेती करने वाला राज्य भी है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, सिक्किम के स्थापना दिवस पर सिक्किम के लोगों को बधाई। सिक्किम आधुनिकता और अनूठी परंपराओं का मिश्रण प्रस्तुत करता है। राज्य ने जैविक खेती का बीड़ा उठाया है और बायोडाइवर्सिटी को समृद्ध किया। साथ ही सतत विकास के लिए एक मॉडल भी तैयार किया है। पिछले साल सिक्किम की यात्रा के दौरान लोगों ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। सिक्किम की निरंतर प्रगति के लिए मेरी शुभकामनाएं। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा दोनों देशों के बीच साझेदारी को गहरा करने का अवसर होगा। उन्होंने दोनों देशों के वैश्विक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य और जलवायु संकट को संबोधित करने जैसी कुछ साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने का ये अवसर है। Our partnership with India is one of our most consequential relationships, and we work closely with India on a number of vital priorities. And the state visit is an opportunity to deepen some of these partnerships, whether it be ensuring a free and open Indo-Pacific and hosting the Indian government. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल must imbibe best practices from across the world and adopt standardized processes. Their government. भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय यूरोपीय संघ की ओर से सह अध्यक्षता कार्यकारी मंत्री और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने की थी। इसके अलावा कल का दिन भी अहम रहने वाला है जब पीयूष गोयल की यूरोपीय संघ की कार्यकारी उपाध्यक्ष डोम्बोवस्कीज के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। इसमें यूरोपीय संघ और भारत दोनों के व्यापारिक नेताओं की मौजूदगी में कार्यकारी समूह 3 के हितधारकों के साथ विचार विमर्श होगा। बैठक व्यापार, प्रौद्योगिकी और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित रहेगी और इसमें यूरोपीय संघ और भारत के 6 उद्योगपति शामिल होंगे। पीयूष गोयल इस मौके पर बेल्जियम में व्यापारिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, मुख्य भाषण भी देंगे, जहां भारत में निवेश की आगे की योजनाओं के साथ साथ भारत में बेल्जियम के उद्यमियों की आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा होनी है। इसके अलावा तीनों भारतीय मंत्री बेल्जियम के प्रधानमंत्री के साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। ब्रसल्स में आज होने वाली भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से पहले भारत की ओर से बेल्जियम में मौजूद 3 केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल और राजीव चंद्रशेखर ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सभी को बेल्जियम के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर खुशी हुई। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत अभिवादन से अवगत कराया गया। इस मुलाकात में भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित दोनों देशों के बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही समकालीन रणनीतिक चिंताओं पर भी बात हुई है। इसके अलावा भारत के तीनों केंद्रीय मंत्रियों ने यूरोपीय संघ प्रमुख से मुलाकात की और इस दौरान व्यापार, टेक्नोलॉजी और भू राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत जून में 5 से 9 जून तक आयोजित होगा और इससे कुछ ठोस परिणाम प्राप्त होंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच इस वार्ता के शुरुआत की अगर बात की जाए तो वो 13 जनवरी 2021 वस्तु और सेवा क्षेत्र में विभिन्न तौर तरीकों को साझा करने पर चर्चा की। चर्चा का 7वां दौर कनाडा के ओटावा में 3 से 6 अप्रैल तक आयोजित हुआ। इस दौरान पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ लघु, मध्यम उद्यम, व्यापार, पर्यावरण जैसे
जो मुद्दे हैं वो विचार के लिए प्रस्तुत किए गए। संतोष कुमार सारंगी ने G20 के बारे में बताया कि व्यापार और निवेश कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक 23 से 25 मई को बेंगलुरु में आयोजित होगी। ईडी ने दक्षिण भारतीय फिल्म बनाने वाले लाइका प्रोडक्शंस के ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी ने लाइका प्रोडक्शंस के चेन्नई से ठिकाने पर छापा मारा। लाइका प्रोडक्शंस एक भारतीय मनोरंजन कंपनी है। साल 2014 में सुभास्करन अलीराजा ने ये कंपनी बनाई। लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले पोनियन सेल्वन फिल्म बन चुकी है। औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी के विशेषज्ञों ने पारंपरिक बागवानी के तौर तरीकों को बदलकर फलदार पौधों पर नई तकनीक का सफल ट्रायल शुरू किया। इस ट्रायल में सदाबहार फल पौधों पर सघन घनत्व तकनीक अपनाकर सार्थक परिणाम सामने आए। इस सफल ट्रायल से अब तक प्रदेश के निचले इलाकों के बागवान भी अब बहुत कम जमीन से ज्यादा फलदार पौधे लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं। आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्थित औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी ने ऐसे सदाबहार फल पौधों पर सघन घनत्व तकनीक का सफल प्रयोग किया है जिनके पत्ते पतझड़ में भी नहीं झड़ते। गर्म इलाकों के इन फलदार पौधों पर प्रूनिंग तकनीक के जरिए पौधों की बहुत कम ऊंचाई पर ही फलों की पैदावार शुरू हो जाती है। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर सोमदेव शर्मा के अनुसार ये सफल ट्रायल मौसमी, आम, अमरूद और लीची के पौधों पर किया गया है। इस तकनीक में पेड़ों के आकार को नियंत्रित करने के लिए प्रूनिंग का खास ध्यान रखा जाता है और एक सीजन में एक पौधे से 50 किलो तक पैदावार ली जा सकती है। किसानों की आय में लाभकारी मूल्य मिले या लाभ हो, इसके लिए पौधे का साइज छोटा हो, उसका मैनेजमेंट हो, उसमें उत्पादन और उत्पादकता प्रति बीघा, प्रति एकड़, प्रति हेक्टर बढ़े ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी का पौधा मिले और कम कास्ट में कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगे उसमें। महाविद्यालय के फल विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विकास कुमार शर्मा के अनुसार इस तकनीक से 1 हेक्टेयर जमीन पर आम के 2000 तक पौधे लगाए जा सकते हैं। प्लेन जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ से भी फल हमारे मार्केट में पूरा भरा पड़ा होता है, तो हमारे जो किसान बागवान हैं उन्हें ये यहाँ पर लगाई है। फल विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर संजीव बनियाल के अनुसार इस तकनीक में प्रूनिंग सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पेड़ एक दूसरे से न जुड़े, क्योंकि ऐसा होने पर पैदावार प्रभावित हो सकती है। और बागवानों के लिए इसका बहुत अच्छा स्कोप है, इसको लगा सकते हैं। लेकिन जब हम हाई डेंसिटी में पौधे लगाते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें समय पर काट छांट करना यानी प्रूनिंग और ट्रेनिंग करना आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पेड़ आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे फल उत्पादन और उसकी क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी के फल विज्ञान विभाग के फल शोध केंद्र के विशेषज्ञों ने संस्थान परिसर में इस तकनीक को कई बीघा जमीन पर विभिन्न फलदार पौधों पर सफलतापूर्वक लागू किया है। जीडी न्यूज के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए चलाया जा रहा पोषण अभियान प्रदेश में सार्थक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सोलन जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हर महीने महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए आहार जारी किया जाता है। बेहतर रखने में बड़ा योगदान दे रहा है। जिले में स्थित 1281 पोषण दिया बच्चों के लिए काफी अच्छा है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी ग्रोथ अच्छी होती है, बच्चे की भी और मतलब माँ के भी और बच्चे के लिए भी ग्रोथ अच्छी होती है। पोषण हाइट वगैरह सब कुछ अच्छा होता है, मतलब हाइट के लिए भी मैम समझाते हैं। मेरे बच्चे इस आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं और यहाँ जो भी खाने पीने को जो मिलता है बहुत अच्छे से मिलता है और वेट हाइट यहाँ सब कुछ होता है, बहुत अच्छा लगता है। और गर्भवती को जो राशन देते हैं वो भी सही लगता है, हमारे को अच्छा लगता है, सब कुछ सही। सोलन जिले की बाल परियोजना अधिकारी कविता गौतम ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जो पोषण आहार दिया जा रहा है उसका मकसद उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और उन्हें कुपोषण से बचाना है।
इसके लिए जननी और बच्चे की 1000 दिनों तक निगरानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें गर्भावस्था के 270 दिन और प्रसूति के बाद 730 दिनों की विशेष निगरानी शामिल है। वर्तमान में 1281 आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिसमें हर माह की 1 और 15 तारीख को कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हैं और बच्चों की 15 तारीख को में है, जिसमें 270 दिन गर्भावस्था के और 730 दिन उसके 2 वर्ष की आयु पूर्ण करने के हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए शुरू किया गया पोषण अभियान अपने उद्देश्यों को न केवल पूरा कर रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर स्वास्थ्य का वरदान भी दे रहा है। डीडी न्यूज के लिए सोलन से लक्ष्मीदत्त शर्मा की रिपोर्ट। बात गुजरात की। गुजरात के मैनचेस्टर कहे जाने वाले सूरत शहर के बीचों बीच बना बायोडायवर्सिटी पार्क शहर की जीवन रेखा बन गया है। पार्क में जीव जंतु जो कि जल से जुड़े हुए हैं, उनके अलावा अर्बन फॉरेस्ट जोन बनकर तैयार हुआ है। सूरत नगर निगम के प्रयास से पार्क में बायोडायवर्सिटी और शहरी लोगों के टहलने के लिए तमाम सुविधाएं तैयार हुई हैं। देखते हैं धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम ट्रैक कर रहे हैं आपके लिए, जो कि बिहार से आ रही है। बिहार में आरजेडी की जो विधायक है किरण देवी, उन पर सीबीआई का छापा पड़ा है। इस बड़ी खबर को आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बिहार में 9 जगहों पर सीबीआई का छापा है। पटना और आरा की जो 9 जगह हैं, वहां पर सीबीआई का छापा पड़ा है। आरजेडी विधायक किरण देवी के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। पूर्व विधायक अरुण यादव के घर पर भी छापेमारी। अरुण यादव है, वो लालू यादव के करीबी जो है वो माने जाते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में छापेमारी, लैंड फॉर जॉब जो स्कैम है उसके मामले पर यह छापेमारी की गई है। आइए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह का। नीरज, बड़ी खबर, आरजेडी विधायक किरण देवी के ठिकानों पर छापा। लालू यादव से करीबी बताई जा रहे हैं उनके पति। देखिए, बिल्कुल करीबी रिश्ते रहे हैं इनके और काफी नजदीकी रही हैं लालू प्रसाद यादव के। और ये लैंड फॉर जॉब का जो मामला है, और इसमें एक बड़ी भूमिका किरण देवी की भी थी, सीबीआई का ये कहना था। और यही कारण है कि सीबीआई 9 जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, जिसमें पटना भी है, आरा भी है, दिल्ली शामिल है और इसके अलावा गुरुग्राम, वहां पर भी जो सीबीआई की टीम है वो पहुंची है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। उस समय लैंड फॉर जॉब के मामले में जिस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय बड़े पैमाने पर लोगों को जॉब दी गई और उस जॉब के बदले में उनकी पारिवारिक जमीन अपने करीबियों के नाम या रिश्तेदारों के नाम करवा ली गई। और उसमें कई सारी जमीनें ऐसी थी जो पटना में भी मौजूद थी। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा कि जो आरजेडी के नेता हैं अबू दोजाना, उनके यहाँ पर भी सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई करी थी। और ये वही नेता हैं जिन्होंने एक बड़ी रकम तेजस्वी यादव को खाते में ट्रांसफर करी थी और जिसके बाद तेजस्वी यादव ने दिल्ली में एक बड़ा जो बंगला है वो लिया था। और उस समय ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि मुंबई के कुछ ज्वेलर्स हैं, उन्होंने भी जो पैसा ट्रांसफर तेजस्वी यादव को किया था जब ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव ने जो बंगला लिया था। और जो बंगला है उसकी कीमत कई करोड़ों में है और मात्र कुछ लाख रुपए में वो बंगला लिखवा लिया गया था अपने नाम पर। और ये कहा गया था कि इस बंगले में इनकी जो कंपनियां हैं वो ऑपरेट होती हैं, लेकिन जब सीबीआई की टीम पहुंची थी तो तेजस्वी यादव इस बंगले में रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, उसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, वो भी इस मामले में शामिल थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर उनके नाम भी जो जमीन है वो ट्रांसफर हुई थी। किरण देवी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किरण देवी के नाम पर भी कई सारी जमीनें थी जो बाद में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार को ट्रांसफर की गई थी और उससे एवज में पैसा भी ट्रांसफर किया था। उसी को लेकर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ये भी लगातार जानकारी सामने आ रही है कि अगर अरुण यादव के व्यक्तित्व को समझा जाए तो बाहुबली के रूप में उन्हें जाना जाता है। और अभी कुछ समय पहले नाबालिग से दुष्कर्म मामले में वो जेल भी जा चुके हैं और उसके बाद क्योंकि साक्ष्य के अभाव थे, इस वजह से उन्हें बरी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक अपराध से नाता रहा है इस परिवार का। देखिए, बिल्कुल अपराध से नाता रहा है। कई सारे क्राइम इन लोगों ने किए हैं। अब चूंकि बाहुबली हैं ये, और जब ये क्राइम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखती हैं कि अगर सत्ता जिसकी है और बाहुबलियों को वो सत्ता सपोर्ट कर रही है,
तो कौन आदमी, जो आम आदमी, उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करेगा। और इस मामले में भी ऐसे ही हुआ था, नाबालिग से दुष्कर्म किया और तमाम जो साक्ष्य हैं वो मिटा दिए गए, और जिसके बाद ये लोग बरी भी हो गए। तो निश्चित तौर पर आपराधिक छवि का ये व्यक्ति रहा है और लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहा है। और ये भी कहा जाता है कि सरकार को बचाने में बड़ी भूमिका अरुण यादव और दूसरे जो बाहुबली थे, आपको पता भी होगा कि किस तरीके से सीवान में जो शहाबुद्दीन है वो काफी नजदीकी रहे हैं और सरकार बनाने में और गिराने में बड़ी भूमिका रहती थी। लालू प्रसाद यादव तो बहुत करीबी रहे। तो इस तरह के बाहुबलियों के साथ इनके रिश्ते रहे हैं और ये अरुण यादव इसी वजह से काफी करीबी हैं और कई सारे काम जो राजनीति से अलग हटकर जो नेता करवाते हैं, अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से अरुण यादव भी पहले विधायक रह चुके हैं भोजपुर से, और बड़े जो है वो बालू कारोबारी हैं। और जब हम आरा और पटना की बात करें जिसके बीच ये छापेमारी चल रही है, वहीं अब उनकी पत्नी को भी टिकट दिया गया था और वो संदेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। तो देखिए कि जो रसूख है, राजनीतिक रसूख जो इस परिवार का है वो अच्छा खासा है, अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो। देखिए बिल्कुल रसूख है और आप देखते हैं कि यादव फैमिली से भी आते हैं। और दूसरा कि कई सारे विधायकों को अपने पाले में करने में इन बाहुबलियों की बड़ी भूमिका होती है। जब आपने देखा कि पहले ये विधायक रहे, उसके बाद फिर इनकी पत्नी को भी टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि काफी करीबी हैं। और तभी सीबीआई की टीम पहुंची है, क्योंकि सीबीआई की टीम के पास इनपुट था कि बड़े पैमाने पर जो करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए थे उसमें इस परिवार की किरण देवी और अरुण यादव इनकी बड़ी भूमिका थी। और तभी सीबीआई की कई सारी टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। पटना से भी जानकारी है और इसके अलावा गुरुग्राम में भी इन लोगों के ऑफिस हैं, वहां पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है और कागजातों को खंगाल ली है कि जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो किस किस तरीके से किया गया है और कब कब किस किस को दिया गया। बिल्कुल, तो इस बड़ी खबर को लगातार हम आपके ट्रैक करते हुए नीरज सिंह हमें तमाम जानकारियां दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। तो बिहार में आरजेडी विधायक किरण देवी के ठिकानों पर सीबीआई का छापा है। लालू यादव के करीबी दोनों पति पत्नी बताए जा रहे हैं। इससे जुड़ी तमाम आगे जो अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। रुक करते हैं अब अगली खबर का, जो कि गुजरात से जुड़ी हुई है। गुजरात के मैनचेस्टर कहे जाने वाले सूरत शहर के बीचों बीच बना बायोडायवर्सिटी पार्क शहर की जीवन रेखा बन चुका है। पार्क में जलीय जीव जंतुओं के अलावा अर्बन फॉरेस्ट जोन बनकर तैयार हुआ है। सूरत नगर निगम के प्रयास से पार्क में बायोडायवर्सिटी और शहरी लोगों के टहलने की तमाम सुविधाएं तैयार हुई हैं। देखिए धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। सूरत शहर का बायोडायवर्सिटी पार्क नजीर बना है कि गुजरात के मैनचेस्टर कहे जाने वाले सूरत शहर में नगर निगम ने इकोसिस्टम को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की है। शहर के बीचों बीच 87 हेक्टेयर भूमि में फैला यह पार्क देश के किसी राज्य में नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार ब्रिज से भीमराड बमरोली ब्रिज तक खाड़ी किनारे बनने वाला बायोडायवर्सिटी पार्क विलुप्त हो रहे पेड़ पौधे और जलीय जीव जंतुओं का शरण स्थली बन गया है। एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोडायवर्सिटी पार्क है जो 87 हेक्टेयर्स लैंड पर बन रहा है। 6 लाख जितने प्लांटेशंस वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेसेस, बच्चों के लिए स्पेसेस, विमेन के लिए स्पेसेस, टॉयलेट्स, पार्किंग्स, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सूरत शहर के बीचों बीच लोगों को रिक्रिएशनल स्पेसेस के साथ में ग्रीन स्पेसेस उपलब्ध कराने का एक ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट सूरत सिटी में चल रहा है। लगातार विकसित हो रहे सूरत शहर में कंक्रीट के बढ़ते जंगल, लगातार सिमटती हरियाली शहर में स्वच्छ पर्यावरण के लिए चुनौती बन गई थी। इन चुनौतियों से दो चार होने के लिए नगर निगम सूरत ने योजना बनाई। जैव विविधता वाले पार्क के लिए 139 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई। शहर में अर्बन फॉरेस्ट जोन बनाने की कवायद शुरू हो गई। इसका सबसे बड़ा खासियत यह है क्योंकि इसके चारों बाजू पे रेसिडेंशियल एरिया है, तो उसके उस हिसाब से हमने यहाँ पे साइकिल ट्रैक, वॉकवे, सीनियर सिटीजन कॉर्नर, चिल्ड्रन प्ले एरिया, रिक्रिएशन एरिया ये प्रोवाइड किया है। उसके साथ में हम अर्बन फॉरेस्ट भी डेवलप करने वाले हैं, तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा कि एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा उसके साथ में। सूरत के बाशिंदे शहर की बदलती फिजा से बेचैन थे। यही वजह रही कि उद्यान में 85 प्रजातियों के 6 लाख पेड़ उगाए गए। पार्क की जैव विविधता बनी तो जलीय जीव जंतुओं की किलकारी वापस लौटने लगी। तितलियों, मधुमक्खियों और विलुप्त प्राणियों ने अपना आशियाना तलाश करना शुरू कर दिया। जिंदगी वापस लौटी तो पार्क के पाताल तक पहुंच चुके भूगर्भ जल में भी इजाफा हुआ।
और फौना होता है जैसे बर्ड्स और सब होता है, उसका ग्रोथ और सपोर्ट सिस्टम बना रहे। जैव विविधता पार्क में हरियाली लौट आई है। शहर की तेज धमनियां यहां आकर आराम पाती हैं। जीव जंतुओं और पक्षियों की कोमल किलकारी आसपास की फिजाओं में रंग भर रही है। सूरत शहर के बीचों बीच 87 हेक्टेयर में फैला यह बायोडायवर्सिटी पार्क देश के दुर्लभ पार्कों में से एक है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इस पार्क में न केवल वनस्पति है, जीव जंतु है, बल्कि यह पार्क इस शहर के इकोसिस्टम को भी मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहा है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, सूरत। और फिर बात करते हैं गुजरात की, जो कि एक ऐसा शहर है जो कचरे के निस्तारण में पूरे देश के सामने मिसाल बनकर उभरा है। देश के बाकी शहरों में कूड़े के पहाड़ दिख जाते हैं, लेकिन दिल्ली महानगर में की आबादी बस्ती है, लेकिन कचरा प्रबंधन के लिहाज से यह 5 स्टार रेटिंग वाला शहर है, जहां 100% डोर टू डोर ठोस और तरल कचरे को इकट्ठा। डोर टू डोर सेग्रीगेशन, जो डिसेंट्रलाइज्ड सेग्रीगेशन फैसिलिटीज़ हैं कचरे के लिए, उसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट, जो लीगेसी वेस्ट है, जो कूड़े के ढेर थे, कूड़े के जो पहाड़ थे, उन सभी को सूरत महानगर पालिका ने भारत सरकार और गुजरात सरकार की ग्रांट में से कन्वर्जेंस करके सभी को दूर कर दिया है। बानगी सूरत शहर का खजोद डिस्पोजल साइट है। यहाँ कचरे के पहाड़ पर कोहिनूर जैसे डायमंड बुर्स का निर्माण हो रहा है। विश्व स्तरीय डायमंड बुर्स पूरी दुनिया में डायमंड का प्रमुख व्यापारिक केंद्र होगा। कभी इस डिस्पोजल साइट से दुर्गंध की बू आती थी, अब यहाँ डायमंड बुर्स के तैयार हो रहे 4200 ऑफिस हीरे की चमक बिखेर रहे हैं। एक ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट जो समग्र भारत देश का एक यूनिक प्रोजेक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने इस प्रोजेक्ट का विजन उनका है, और पूरे विश्व में डायमंड ट्रेडिंग और अदर ट्रेडिंग के लिए ये एक सेंटर बने, उसके लिए ये ड्रीम सिटी का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाया जा रहा है। सूरत नगर निगम ने स्मार्ट सिटी योजना का लाभ उठाकर शहर से रोजाना निकलने वाले 2500 मीट्रिक टन कचरे के प्रबंधन की योजना बनाई। निगम के कर्मचारियों के साथ साथ शहर के बाशिंदों ने भी शहर को स्वच्छ रखने में ईमानदारी दिखाई। नतीजा हुआ कि कूड़े के ढेर कंचन में बदलने लगे। सूरत नगर निगम शहर से निकलने वाले 90% कचरे का निस्तारण कर कचरे को कमाई का जरिया बना दिया। कचरे का ढेर हमने कई शहरों में देखा है। में ही प्रधानमंत्री आवास योजना से बनाए गए घरों ने उन चेहरों पर उम्मीद की किरण लौटाई है जिनके लिए एक अदद छत का होना सपने सरीखा था। लेकिन ये हकीकत है कि ऐसे गरीबों का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ है। देखते हैं सूरत से ही हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये एक और रिपोर्ट। बड़ी हसरतें थी कि अपने सपनों का घर हो। उन हसीन चाहतों को साथ जिए 10 से 20 साल शहर की तंग गलियों में यूं ही गुजर गए। सूरत जैसे आलीशान शहर में रोजी रोटी के लाले तो नहीं पड़े, लेकिन छत नहीं होने का मलाल सपनों में भी खटकता रहा। जब लालसा पूरी हुई है तो चेहरे की हंसी थम नहीं रही। दिव्यांग समता जैन की वर्षों की हसरतें तब पूरी हुई जब साल 2021 में समता को सूरत के सुमन भार्गव में प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए मकान मिला। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अपना घर तो अपना ही होता है और फैसिलिटी भी सब है। सबसे बड़ी पॉइंट है मेरे को लिफ्ट मिल गई। धन्यवाद प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी को। सबसे पहले तो वही है जो इन्होंने ये योजना निकाली। गीताबेन गवाह हैं, 20 साल से अधिक गुजर गए सूरत की स्लम बस्तियों में। जीने का ठिकाना तक नहीं था, किराएदार थे, हमेशा घर बदलते रहे, ठिकाना तलाशते रहे। बस બધું અહીંયા ભગવાનની દયાથી એમ થાય કે બધું સારું મળી ગયું, ઘર બર હવા ઉજાસ બધી વસ્તુ સારી છે અહીંયા સુવિધા એમ થાય કે હવે ખાલી તો નહીં કરવું પડે ક્યારે। और बहुत अच्छा हो कि हमारा खुद का मकान हो गया। बहुत सारे कठिनाइयों से आज़ाद हुए। ऐसे पहले हम रेंट से रहते थे और हम रेंट से आज़ाद हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना ने सुमन भार्गव में 1148 परिवारों को जीने का छत दिया है। आंकड़े गवाह हैं
कि पूरे सूरत शहर के 57 स्थलों पर 29,876 आवास बनाने का फैसला आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने लिया, जिसमें 23,422 फ्लैट बनकर तैयार भी हो गए हैं। सभी फ्लैट आधुनिक सुविधाओं से युक्त, लिफ्ट और सीसीटीवी कैमरे की सुविधा यहाँ की हकीकत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर जैसी सुविधाओं से सुसज्जित। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में 23,000 जितने आवास लोगों को दिए गए हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना, रीडेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट सूरत शहर में किए गए हैं। भारत सरकार और गुजरात सरकार की विविध ग्रांट में से इन प्रोजेक्ट्स को किया गया है और उसके कारण पहले स्लम विस्तार की जो पॉपुलेशन थी, जो स्लम विस्तारों में रहते थे, ऐसे 26% लोग थे जो अभी घट के 6% तक हो गए हैं। लाभार्थियों से कुल जमा 5.50 लाख की किस्त पर आवास मंत्रालय ने 36 वर्ग मीटर में बने आवास को गरीबों के बीच बांटकर उनके सपनों को नई मंजिल दी है। अब इन बाशिंदों को न ही बारिश में भीगने की फिक्र है और न ही ठिकाने बदलने की चिंता। अपनी घर की चाबी ने मालिकाना हक होने का एहसास दिला दिया है। कभी गांव की तंग गलियों को छोड़कर शहर का रुख किया था। शहर जब आए तो रोटी की समस्या तो दूर हो गई, लेकिन एक अदद छत का सपना धरा का धरा रह गया। अब कहीं जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना से उन सपनों को एक नई मंजिल मिली है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, सूरत। और अब बात चक्रवाती तूफान मोखा को लेकर, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार में तबाही मचाने के बाद वहां अब जनजीवन सामान्य दिखने लगा। मोखा से म्यांमार और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में लोगों के आशियाने उजड़ गए। दक्षिणी बांग्लादेश शहर में स्थानीय निवासियों ने मोखा के तबाही मचाने के बाद मलबे को साफ करना और क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत शुरू कर दी। दक्षिणी बांग्लादेश से की मौत और 13 लोग इसमें घायल हुए हैं। पाकिस्तान के अशांत प्रांत पेशावर में एक कोयला खदान के परिसीमन के दौरान जनजातियों के बीच हुए खूनी संघर्ष में कम से कम 16 लोगों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक ये वारदात पेशावर से करीब 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कोहाट जिले के दर्रा आदम खेक इलाके में सोमवार को हुई। घायलों की असल संख्या का फौरी तौर पर पता नहीं चल पा रहा है। दोनों पक्षों की गोलीबारी में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। बात आईपीएल की, जो आज मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। खराब शुरुआत से उबरकर जीत की लय वापस पाने वाली मुंबई इंडियंस का इरादा एक और जीत हासिल कर प्लेऑफ्स के करीब पहुंचने का होगा। मुंबई 14 अंक लेकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि इतने ही मैचों में एक अंक कम होने से लखनऊ चौथे स्थान पर है। मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव जबरदस्त फॉर्म में लौट आए हैं। तिलक वर्मा की गैर मौजूदगी में मुंबई को निहाल वढेरा ने अच्छा प्रदर्शन कर संभाला। गेंदबाजी में अनुभवी स्पिनर पीयूष चावला जबरदस्त फॉर्म में है। केएल राहुल की गैर मौजूदगी में भी बल्लेबाजी मजबूत लगा। 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में देखने को मिला। इस स्पर्धा में उन्होंने 33.94 सेकंड का समय निकालकर पेरिस ओलंपिक के बी क्वालिफाइंग टाइम को हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने की तरफ अपने कदम मजबूती से बढ़ाते हुए मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड भी हासिल किया। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुकाबले से पहले आईसीसी ने क्रिकेट के कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाली पुरुष क्रिकेट समिति और महिला क्रिकेट समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद आईसीसी ने खेल की परिस्थितियों में बदलाव की घोषणा की। आईसीसी ने मैदानी अंपायरों द्वारा किए जाने वाले विवादास्पद सॉफ्ट सिग्नल नियम को खत्म करने का फैसला किया है। इस नियम की काफी आलोचना हो रही थी। सॉफ्ट सिग्नल का उपयोग जमीन से कुछ इंच ऊपर लिए गए कैच की वैधता को निर्धारित करने के लिए किया जाता रहा है। अभी तक मैदानी अंपायर अपने अनुमान के आधार पर आउट या नॉट आउट का संकेत देते थे, जिसे सॉफ्ट सिग्नल कहा जाता है।
अधिकतर मामलों में टीवी फुटेज से कैच का सही अनुमान लगाना मुश्किल होता था और ऐसे में तीसरा अंपायर सॉफ्ट सिग्नल के आधार पर अपना फैसला देता है। वहीं एक अन्य नियम के तहत जोखिम वाली परिस्थितियों में हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। आईसीसी ने परिस्थितियां बताई हैं जिनके दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य है। पहला, जब बल्लेबाज तेज गेंदबाज का सामना कर रहे होंगे। दूसरा, जब विकेट कीपर स्टंप्स के पास आकर कीपिंग करेंगे। और तीसरा, जब फील्डर्स बल्लेबाज के पास की किसी पोजीशन पर फील्डिंग करेंगे। वहीं आईसीसी बोल्ड होने के बावजूद रन बना सकता है। ये सभी नियम 1 जून 2023 से इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच लॉर्ड्स में होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से लागू होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से शुरू होने वाला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नए नियमों के तहत ही खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।